किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120-80 से नीचे अगर है तभी वो पर्सन हेल्दी है। तो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में क्या अंतर होता है? सर दर्द हो रहा है, थोड़े से भी बीपी के फ्लक्चुएशन से चक्कर आ सकते, बेहोशी आ सकती, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना सीढ़ियाँ चढ़ने में। ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ बिल्कुल सकता है? बढ़ता है नमक खाने से। ब्लड प्रेशर है हाई तो हमेशा हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। यस, तो ना ही हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर अचानक से हमारे सामने किसी का बीपी लो हो जा रहा है या किसी को एकदम हाई बीपी का अटैक आ रहा है तो क्या करना चाहिए? नब्ज देखें चल रही है कि नहीं चल रही, देखें कि वो होश में है या नहीं, धड़कन चल रही है कि नहीं। मोटे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मोटे लोगों हर बीमारी का शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। गुस्सा आता है या बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि इसका बीपी हाई हो गया है, कुछ है ऐसा? आपको पता ही नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप इसलिए चिड़चिड़े हो, आप लड़ते रहते हो सबसे। नेचुरल तरीके कौन से होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट। तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज कीप्स अ हाँ, पर्सन हेल्दी, वेल्दी right. एंड वाइज। ब्लड प्रेशर ये बड़ी ही अजीब चीज है। कम हो जाए तो सिर चकराने लगता है और ज्यादा हो जाए तो दिल पर बोझ बढ़ने लगता है। हालांकि आप लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और ये कम या ज्यादा क्यों हो जाता है और हम इसे कंट्रोल में कैसे रखें। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर सुकृति मैम। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो तो मच। इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम डॉक्टर से जानेंगे कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके लिए हमारी डाइट क्या होनी चाहिए और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तमाम तरह की चीज़ें। बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि किसी भी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही है कि ब्लड प्रेशर एक काफ़ी बड़ी परेशानी है, जिसको हमें आज के दौर में ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। सो किसी भी उम्र के लिए 10% ऊपर या नीचे होने के बावजूद भी जो गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 ही होता है। 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ही होता है। ओके, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है मेल या और अलग है? फीमेल अक्रॉस ऑल जेंडर्स, सब में बराबर ब्लड प्रेशर। 120/80 से नीचे अगर है तभी वो पर्सन हेल्दी है। ओके। और आप मतलब ऐसा क्यों हो जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि देखो बहुत सारे कारण हैं। एक तो शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बॉडी में कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही हो, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई कम सोता है, कोई रात की ड्यूटी करता है, जैसे कि आजकल यंग जनरेशन कर रही है। जेनेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की। तो इस कारण पेशेंट का या जो भी मरीज़ ब्लड प्रेशर का बनने वाला है, उसका बीपी ऊपर हो सकता है। तो डॉक्टर, आप ये बताइए कि किसी का भी जो ब्लड प्रेशर है वो कम और ज़्यादा कैसे और क्यों हो जाता है? कम और ज़्यादा, तो हमारे लिए ज़्यादातर खतरे की बात ये है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना। सो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के, जैसे मैंने पहले भी बताए कारण, अ, एक तो जेनेटिक्स है कि जेनेटिकली आपके माँ-बाप को ब्लड प्रेशर था, तो बच्चों में वो 10 साल पहले आने की संभावना रहती है ब्लड प्रेशर। दूसरा ये है कि किसी की लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट आपके खाने में है, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, वज़न ज़्यादा है और उसके बाद आपका सोने का साइकिल ठीक नहीं है, तो इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। ओके। दूसरा, अगर अंदर कोई बॉडी के आप कोई एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग तो टॉक्सिन्स हैं ही, उसके अलावा अगर आप पेन किलर्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ये दवाइयाँ भी जो हैं ब्लड प्रेशर एक टाइम के बाद बढ़ाने लगती हैं। तो दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है दवाइयों ब्लड के भी प्रेशर? साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो सही मात्रा में या सही समय पे ना रोकी जाएँ, बिना पूछे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाई जाएँ, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है फिर? ब्लड प्रेशर कम, आमतर लोगों का बीपी 120/80 से नीचे रहता है। तो हमें ना, जब तक ब्लड प्रेशर कम है, उसके कोई सिम्पटम्स नहीं हो रहे हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि लो है। किसी इंसान को चक्कर आ गया, तो हम देखेंगे कि उसे चक्कर आया, तो हम सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स है कि हम ब्लड प्रेशर चेक करें। तो अगर वो 100 से नीचे है, 70 से नीचे है, तो उसका ये कारण हो सकता है कि भई गर्मी है,
आपने पानी कम पिया है, आपने खाना-पीना ठीक से नहीं खाया है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में कम है, तो आपको उस कारण चक्कर आ गया, या ब्लड खाने-पीने के कारण चक्कर कम आएगा। दूसरा ज़रूरी कारण ये है कि कहीं आपके हार्ट में कोई हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा है, अच्छा। जिससे आपके हार्ट का जो पंप है, जो मेजर पंप हाउस है, वो हमारा हार्ट है। वहीं से सारा ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। तो क्या वो पंप कमज़ोर हो गया है? तो हमें इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। एंड इसकी ना कोई एज नहीं है। ये हार्ट का पंप किसी का भी जेनेटिकली भी कमज़ोर हो सकता है। आप देखोगे कि इंसान जिम जा रहा है, बहुत सेहतमंद है, बहुत हिश-पुष्ट है, और सडनली उसको ऐसे सिम्पटम होने लगे, लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसका हार्ट कमज़ोर हो गया है कहीं न कहीं। तो उसकी भी जाँच ज़रूरी होती है। तो आपने जैसे सिम्पटम्स की बात की, तो मोस्टली ब्लड प्रेशर को साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है कि इसके सिम्पटम्स जल्दी दिखाई नहीं दे देते या फिर बहुत देर से आते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में क्या अंतर होता है और क्या लक्षण ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात कि आम आदमी मानने को नहीं तैयार है कि हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सब कहते हैं, या किसी भी डॉक्टर ने उन्हें बता दिया या केमिस्ट ने बता दिया कि मेरा ब्लड प्रेशर 140 रहता है, 90। ठीक है, तुम्हारी उम्र के साथ हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो साइलेंट किलर वाला पार्ट है, किसी का बीपी 200 है, 100 है, उसको सिम्पटम नहीं हो रहे, ये बहुत ही खतरनाक है। जब इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तब इंसान को पता चलेगा कि मेरा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता था। सो साइलेंट किलर वाला पार्ट उन लोगों के लिए डेंजरस है जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है इतने टाइम से। किसी की किडनी फेल करने के बाद पता चलेगा, किसी को ब्रेन में स्ट्रोक होने के बाद पता चलेगा, किसी को हार्ट अटैक होने के बाद पता चलेगा कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहता था। ओके। सिम्पटम्स सिम्प्टोमैटिक अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम उसे साइलेंट किलर नहीं कहेंगे। अगर हमें सर दर्द हो रहा है, तो वो एक निशानी है कि हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। किसी को थोड़े से भी बीपी के फ्लक्चुएशन से चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है, कम ब्लड प्रेशर पे बेहोशी आ सकती है, ज़्यादा पे भी बेहोशी आ सकती है। तो जब तक कि ऐसा कोई सिम्पटम ना हो, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, छाती में दर्द होना, साँस फूलना सीढ़ियाँ चढ़ने में, ये सब कंपोनेंट्स हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर पे कहीं न कहीं या हार्ट पे ज़ोर आ रहा है। तो उस समय हमें इसकी जाँच करवानी चाहिए। करवा लेनी ये चाहिए। बेसिक टेस्ट है, कोई भी करके देख सकता है। और क्या मतलब सिर्फ नॉर्मल बीपी चेक कराना ही एक टेस्ट है या उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट नहीं, होते हैं? जब हमें ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर तो हमारा एक कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए। जितने भी टेस्ट हमारे हार्ट को जोर पहुँचा रहे हैं, वो सारे हमें ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग ईसीजी, इंक्लूडिंग इको, हमारा स्ट्रेस कंपोनेंट कितना है, हमारी बॉडी कितना स्ट्रेस ले सकती है, ये सब पूरी तरह से देखना पड़ेगा। देखना पड़ता है। तो मैम आपने जैसा कि डॉक्टर कहा है ना कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा खतरनाक है और लो ब्लड प्रेशर, तो क्या मतलब ऐसा है कि लो ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर वालों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है? देखो, लो ब्लड प्रेशर तो आम जनता में भी रह सकता है। फीमेल्स का प्रेशर हमेशा लो ही रहता है। जब तक कि लो ब्लड प्रेशर आपको दिक्कत नहीं दे रहा, या लो ब्लड प्रेशर से आपको चक्कर नहीं आ रहे, या कोई हार्ट कमज़ोर नहीं है जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर है, तो तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लो ब्लड प्रेशर से हमारे बाकी ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। किडनीज़ में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो किडनी भी फ़ेल कर सकती है जब हार्ट कमज़ोर होता है। सो ऐसा नहीं है कि लो ब्लड प्रेशर खतरनाक नहीं है, पर वो किस स्थिति में लो है और उसके साथ बाकी पेशेंट की क्या कोमॉर्बिडिटीज़ या बाकी उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, विद रीज़न्स। रीज़न्स। तो एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर यहाँ पर कि लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में अगर किसी को डिफरेंशिएट करना है तो वो कैसे करेंगे? इसके अलावा अगर अचानक से हमारे सामने किसी का बीपी लो हो जा रहा है या किसी को एकदम हाई बीपी का अटैक आ रहा है, तो क्या करना चाहिए उस वक़्त हमें? देखो, दोनों ही स्थिति में पेशेंट को या तो चक्कर आ जाएगा, या सर दर्द होगा, या कभी कोई हार्ट अटैक ही हो गया, या ब्रेन स्ट्रोक। अब हर केस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि उसकी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगी। जैसे लो ब्लड प्रेशर किसी का है तो आप उसको बोलो, पहले तो पैनिक नहीं क्रिएट करना आसपास जितने भी लोग हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हम लोग इंडिया में उतने इक्विप्ड नहीं है या एजुकेटेड नहीं है कि भाई कोई बेहोश हो गया सड़क पे तो हम उसकी नब्ज़ देखें चल रही है कि नहीं चल रही। हेल्प के लिए कॉल करें, और साथ ही जो हम कर सकते हैं, देखें कि वो होश में है या नहीं, धड़कन चल रही है कि नहीं। अगर हमें लग रहा है कि चक्कर खा के कोई गिरा है या कोई बहुत पसीने आ रहे हैं, तो हम कोशिश, अगर बेहोश नहीं है तो हम पेशेंट को बैठा के उसको पानी पिला सकते हैं,
साथ में हम थोड़ा सॉल्ट इनटेक कर सकते हैं। हो सकता है साथ में, हमें नहीं पता ब्लड प्रेशर कम हुआ है क्योंकि उस समय तो हमने नापा नहीं है, हो सकता है शुगर कम हो गई है, तो हम कुछ मीठा पिला सकते हैं। तो इसीलिए जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि 1 ग्लास नींबू पानी का आराम से बैठ के पियोगे तो ब्लड प्रेशर इम्प्रूव कर सकता है। बट उस कंडीशन में अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम ये सब नहीं कर सकते। तो हम इमरजेंसी मेडिसिन घर पे नहीं दे सकते हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे। आराम करके, आराम से बैठ के, अगर कोई बहुत खतरे वाली चीज़ नहीं हो रही, तो बेस्ट तो यही है कि हम अपने किसी पास के अस्पताल में चले जाएँ, इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर चेक कराएँ और फिर वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट उसका बेसिक है, वो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट आपको देखेगा, इमरजेंसी डॉक्टर देखेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके। डॉक्टर एक और चीज़ कही बताइएगा कि हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसका बाकी ऑर्गन्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? जैसे कि आप बता रहे थे कि किडनी या फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सभी के साथ मतलब क्या असर पड़ता है ब्लड प्रेशर का हमारी बाकी ऑर्गन्स पर? परसिस्टेंट हाई बीपी जिसे कहते हैं हम, हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़े रहने पे मल्टी ऑर्गन फेलियर, काफ़ी ऑर्गन्स के फेलियर होने के चांसेस होते हैं अगर हम उसे टाइम पे कंट्रोल नहीं करते। तो अगर हम सर से लेके पैर तक शुरू करें, तो हमें ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, अचानक नस फट सकती है ब्रेन की। परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर से जो हमारी रक्तचापें हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो हार्ड होने लगती हैं। आप सोचो किसी पाइप के थ्रू अगर तेज़ प्रेशर से हमें पंप करना पड़े, तो वो पाइप का क्या हाल होगा? वो सख्त होने लगेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सख्त पाइपों के थ्रू जब वो जाएगा, तो सख्त पाइपें तो पूरे शरीर में बिछी हुई हैं, नसें तो पूरे शरीर में हैं। तो वो मेजर ऑर्गन डैमेज अगर करती हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर, ठीक है? उसके बाद छोटे ऑर्गन्स की बात करें तो हमें जैसे पैर की नसों में दर्द होने लगता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। सो अगर हमारे सारे ही ऑर्गन्स कांस्टेंट ब्लड प्रेशर से होंगे, तो फिर जो वो मेजर ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, तो फिर उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स साथ में जुड़ जाते हैं। और अगर एक वक़्त तक हमने इसे नहीं कंट्रोल किया, तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने के बाद कंट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हम अ, हम वी कैन ओनली हेल्प, हम एक दवाइयों से सिर्फ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, पर हम किसी को लॉन्जेविटी प्रॉमिस नहीं कर सकते। जीने के लिए हम वी कैन प्रोवाइड हेल्प विद मेडिसिन्स। बाकी दूसरा सवाल आपका ये है कि लो ब्लड प्रेशर से क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे? तो लो ब्लड प्रेशर से कोई मेजरली ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। लो ब्लड प्रेशर तो हम पानी पी के या नमक पी के बढ़ा सकते हैं, आम आदमी में, अगर उसको कोई और बीमारी नहीं है। अगर उसको हार्ट का फंक्शन डैमेज हो गया है या हार्ट का एलवी फंक्शन, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, अगर हार्ट का पंप कमज़ोर हो गया है, तो वक्त के साथ कार्डियोरीनल सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं किडनियों में पानी कम जाने से किडनियों में भी फेलियर के सिम्टम आने लगते हैं। फिर बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगेगा, धीरे धीरे आपकी पेशाब की ड्रॉप होगा, किडनी फ़ेल करेगी, किडनी फ़ेल करती है तो वो एक ट्रैफ़िक जैम करती है, हार्ट पे लोड बढ़ाती है। कमज़ोर हार्ट पे जब लोड आता है, तो कभी-कभी पेशेंट, आपने देखा है, साँस फूलता हुआ हॉस्पिटल में एडमिट होता है क्योंकि उसके लंग्स में पानी आ जाता है। तो ये सब ऑर्गन्स एक साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर किसी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण कमज़ोर है या कम है, तो उसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ये भी बता दीजिए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हर एक इंसान को जानना है कि लाइफ़स्टाइल, सबसे पहला स्टेप है अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करना। वो ही हमारी किताबों में भी हमें सबसे पहले पढ़ाया गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो लाइफ़स्टाइल अगर हमारी अच्छी होगी, अगर हम खाना संयम से खाएँगे, वक़्त पे खाएँगे, कम नमक का खाएँगे, मतलब एक एवरेज डेली अलाउंस जो 5 ग्राम नमक है, या वैसे देखा जाए तो ब्लड प्रेशर मरीज़ को 2 ग्राम नमक, 1 टीस्पून नमक में ही पूरा दिन काटना है। तो हम अगर सोचें तो हम कितना ज़्यादा नमक खा रहे हैं। अगर हम नमक ठीक खाएँ, अपने खाने में इस डाइट को वैसे डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। ये नेशनली, इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड गाइडलाइंस हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक, फ्राइड फूड नहीं खाना है, नमक कम खाना है, बाहर से बना खाना,
प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनमें ज़्यादा नमक होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट जो टेबल पे पड़ा है वो डाल के नहीं खाना है। तो जितनी भी चीज़ें जो नमक को बढ़ाती हैं शरीर में, उनको नहीं खाना है। और अच्छे फ्रूट्स जिनमें पोटेशियम होता है, अगर हम पोटेशियम इंटेक थोड़ा बढ़ाते हैं, हालाँकि कहते हैं काला नमक खाने का बहुत फ़ैशन है इंडिया में, पर एक्स्ट्रा काला नमक खाने से भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है, उसमें भी हम नमक ज़्यादा खा जाते हैं। तो बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डाइट, लो सॉल्ट डाइट, लो शुगर डाइट, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। अगर हम ये सब चीज़ें और टाइम पे सोना, ये जो हम रिवर्स साइकिल में आजकल काम कर रहे हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज में, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वेट मेंटेन करना और स्क्रीन टाइम, जो आजकल के बच्चों को यंग एज में ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आँखों पे स्ट्रेन आ रहा है, ब्रेन पे स्ट्रेन आ रहा है, ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन है। तो जो हमारे नर्व से, जो ब्रेन से इम्पल्सेस हार्ट को जाते हैं, वो धड़कन बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें करने रोकने की कोशिश करें तो वी कैन हैव अ बेटर हम कंट्रोल ब्लड कर प्रेशर सकते हैं ब्लड कंट्रोल। प्रेशर। एंड इवेंचुअली इसके साथ-साथ दवाई अगर रिक्वायर्ड है तो उसको लेना ही चाहिए टाइम पे। ओके, तो डॉक्टर हमारे पास ना कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है। आप अगर चाहें तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन करना है तो आप उसे एक्सप्लेन भी करिएगा। पहला है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। बिल्कुल, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी, मानसिक तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। गलत खान पान से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डेफ़िनेटली बढ़ सकता है गलत खान-पान से। स्लीप डिसऑर्डर जैसे कि इंसोम्निया भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। बिल्कुल बढ़ाता है। रात के समय सोना बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। पहले ये पता नहीं था कि रात को जो लोग खर्राटे ज़्यादा लेते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, तो खर्राटे का भी कनेक्शन है ब्लड प्रेशर करेक्ट। से? तो जो लोग ज़्यादा खर्राटे तो लेते हैं उनकी तो? जाँच होनी चाहिए। इसका मतलब उनके साँस लेने की प्रक्रिया में कोई कमी है, जिससे उनकी नींद नहीं पूरी हो रही। अच्छा, तो आई थिंक बहुत सारे लोग खर्राटों को इग्नोर कर देते हैं इग्नोर कि कर ध्यान नहीं देते हैं। देते कि ठीक है, यस, इनकी तो आदत है, यस, लेकिन चेक कराना ज़रूरी है। यस। कैफ़ीन, कॉफ़ी या चाय पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नॉट डायरेक्टली, बट येस, इनमें कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जिनसे थोड़ा ब्लड प्रेशर अप हो सकता है। तो क्या एक मात्रा में पीनी चाहिए चाय या कॉफ़ी? इसकी कोई रेगुलेटेड मात्रा या प्रिस्क्राइब्ड डोज तो है नहीं, बट जितना कम पिएँ, बिकॉज़ ये लोग स्टिमुलेंट्स हैं, ब्रेन को स्टिमुलस देती हैं। गलत समय पे पियोगे तो सो नहीं पाओगे। राइट है। ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ बिल्कुल सकता है। बढ़ता है नमक खाने से। नमक खाने से इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि बॉडी नमक के साथ-साथ पानी को भी रिटेन करती है शरीर में। तो उस पानी के प्रभाव से जब भी प्रेशर बढ़ता है, रक्तचापों पे प्रेशर बढ़ता है, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपके हिसाब से दिन में कितना, मतलब कितना नमक 1 खाना चाहिए? टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून, 1 और टीस्पून ग्राम 2 में अगर ग्राम, बोले तो 2 ग्राम 2 से 5 ग्राम मतलब मैक्सिमम। पूरे दिन में? यस। ओके। मोबाइल और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर पर बिल्कुल असर बढ़ता पड़ता है। है। मोबाइल, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रेन में ब्लू रेज़ जाती हैं, वो सोने की प्रक्रिया को ख़राब करती हैं। तो कॉन्स्टेंटली ब्रेन चलता रहता है, तो आप डीप स्लीप में नहीं जाएँगे, तो उससे भी आपके ब्लड प्रेशर पे नुकसान पहुँचेगा। वज़न बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर पर वज़न असर बढ़ने होता की है। वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि नेचुरली जब वज़न बढ़ता है, तो पूरे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस आता है। हार्ट को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है ब्लड सप्लाई करने के लिए, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसी से रिलेटेड है कि सिर्फ मोटे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। बहुत दुबले लोगों को भी बहुत ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, बट मोटे लोग हर बीमारी का शिकार ज़्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर ही होगा। क्या एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता बिल्कुल है? किया जा सकता है। आप एक्सरसाइज़ करने से एक तो हार्मोन सिक्रीशन आपकी जो है, ब्लड वेसल कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज़ और डायलेशन में रहती हैं, फैल के रहती हैं। जब आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी में, तो एक्सरसाइज़ करने से आपका वेट कम होगा, आपकी कार्डियक एक्टिविटी इम्प्रूव करेगी एंड इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी एक्सरसाइज जो हमें रेगुलर करनी चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए? 40 मिनट्स ऑफ डेली वॉक, जिसका वेट है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। 5 टाइम्स अ वीक इज़ गुड एक्सरसाइज। अपार्ट फ्रॉम जो आप अपना काम करते हैं दिन का, जो आप अपनी जॉब पे जाते हैं, उसमें चलने को एक्सरसाइज में नहीं काउंट करेंगे। 40 मिनट्स अपार्ट फ्रॉम दैट। गार्लिक खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है?
एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट हाँ, जो मैंने सुना है लोग खाते हैं, बट मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। गार्लिक इज़ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई मानता है कि कम होती है तो कोई मना ही नहीं है गार्लिक खाने लोग में। क्या करते हैं कि सुबह लहसुन की एक कली खा लेते हैं खाली पेट, तो कहते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट आपको खाने से कोई मनाही नहीं है। नहीं मना है। और बीटरूट खाने से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता नहीं, है। ऐसा भी कोई वो नहीं है। बीटरूट वैसे भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कैपेसिटी है। पर बीटरूट जिनको डायबिटीज़ है साथ में, उन्हें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मीठा होता है। और कहा जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर है हाई तो हमेशा हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। यस, क्योंकि ब्लड प्रेशर वैस्कुलर कंपोनेंट है, बट ब्लड वेसल्स जैसे मैंने बताया पाइप के हार्ड होने से होता है, तो वो पूरे वैस्कुलर सिस्टम को प्रभाव कर सकता है। तो ना ही हार्ट अटैक बल्कि ब्रेन स्ट्रोक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। तो डॉक्टर एक और है, यहाँ पर लोग पानी का भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन्हें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? सी 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी हर किसी को 2 लीटर तो पीना ही चाहिए दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को ज़्यादा पीना चाहिए, पर अगर आपका बॉडी वेट और पानी ज़्यादा पीने से कभी नुकसान नहीं होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वो तो फिर अगर कोई 5 लीटर 6 लीटर पानी पी रहा है तो वो किडनी की अलग प्रॉब्लम के कारण है, वैसे ऐसे किसी से पिया नहीं जाएगा इतना पानी। तो 2 से 2.5 लीटर पानी आम पर्सन पी सकता है आराम से। सिर्फ जिनके हार्ट के पंपिंग एक्शन की कमज़ोरी है, उनको वाटर रिस्ट्रिक्शन होती है। अदरवाइज़ पानी इज़ गुड क्योंकि वो किडनीज़ को अच्छे से फ्लश करेगा। तो जितना आप पानी पिएँगे उतने टॉक्सिन्स किडनी से बाहर फ्लश आउट होंगे अलॉन्ग विद सॉल्ट्स ऑल्सो। तो फिर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंटेंट भी पानी ज़्यादा होता है, उसमें 80% पानी होता है। तो वो भी एक तरीके का पानी है जो आप दिन में कंज़्यूम कर रहे हैं। तो ये भी बताइए डॉक्टर कि आपके हिसाब से नेचुरल तरीके कौन से होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? नेचुरल तरीके यही हैं कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जिसमें आती है, जिसमें जो चीज़ें मॉडिफ़ाइबल हैं, जैसे हम अपना वज़न खुद घटा सकते हैं, है ना? हम खाने-पीने पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्रोसेस्ड फूड, एनीथिंग आउट ऑफ द पैकेट जो हमें कुरकुरा और स्वाद लगता है, वो नहीं खाना है। चाय के साथ नमकीन और बिस्किट नहीं खाने हैं, डेडलीस्ट कॉम्बो। डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। चावल में नमक नहीं डालना है, आटे में नमक नहीं डालना है। घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो बाकी लोगों को भी उसके साथ कम नमक का खाना खाना चाहिए। सैलेड्स, चाट्स, चटनीज़, पिकल्स, अचार, they should be removed from the table. So, and exercise. Even if you do 30 minutes of yoga, it will help your blood vasculature. आपकी ब्लड की प्रक्रिया को अच्छा करेंगे। एक्सरसाइज है तो उससे तो कम होगा ही होगा ब्लड प्रेशर। तो फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ हाँ, पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज। हाँ। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं और स्क्रीन अपना बंद कर दीजिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे जो कंफ्यूज करती है इंसान को कि कौन सी डाइट खानी है। हर डाइट को सोच समझ के खाना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। सबकी बॉडी भी अलग होती है। तो सबको सब चीज़ नहीं सूट करती है। किसी ने बोला आज प्रोटीन ज़्यादा खा लो, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आपकी बॉडी को सूट करता है। पहले पता होना चाहिए वो प्रोटीन आ कहाँ से रहा है। राइट, करेक्ट। तो डॉक्टर एक और चीज़ कहिएगा कि आपके हिसाब से आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें बोल दी कि इसे अपनी डाइट से निकाल दो। क्या हमें अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए? संतुलित भोजन, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम पल्सेस, दाल, चावल, रोटी, सब कुछ खाना है बट लिमिटेड क्वांटिटी में। यू कैन हैव स्मॉलर मील्स, अपने आप को छोटे मतलब कम मात्रा में खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप बाहर गए हो और आपको फेस करना पड़ा है, किसी शादी में गए हो, तो अगर आप इतने सारे काउंटर से सब कुछ खाओगे वो तो सही नहीं है। चूज़ अ काउंटर, टेल योरसेल्फ कि मुझे आज इतना ही खाना खाना है। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। एंड आई एम टेलिंग यू कि आजकल बैलेंस डाइट में भी सब कुछ नहीं है, तो समटाइम्स वी नीड सप्लीमेंटेशन ऑल्सो एज वी एज। प्रोटीन्स पूरे नहीं मिल पाते वेजिटेरियंस को, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन चाहिए। विटामिन B12 वेजिटेरियंस को नहीं मिल पाता। डी, हम सब कमरे में रहते हैं, हमें डी की कमी रहती है। तो अगर हमारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पूरे हो रहे तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करेंगे। तो समहाउ हमें
अलॉन्ग विद दीज हमें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लीमेंट करना चाहिए, बट आफ्टर सीइंग योर डॉक्टर, यू नो, आफ्टर सीइंग योर कार्डियोलॉजिस्ट इफ़ यू हैव अ कार्डियक प्रॉब्लम, कि क्या हमें सूट करेगा क्या नहीं करेगा. बट about, you know, other medicines I don't want to comment much क्योंकि I don't believe in it. And a lot of Ayurvedic medicines people take, I'm not against it because it does help acute phase में कई बार बहुत wonderful उनका आता है result. But क्योंकि उनमें वो होता है बहुत सारा heavy metal होता है, स्कोल्ड सॉल्ट्स एंड सिल्वर सॉल्ट्स एंड ऑल, वो किडनी का फिल्टर जो है ना एक टाइम के बाद फिल्टर नहीं कर पाता. तो हमें इन मेडिसिन्स को सिर्फ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन तक लेना चाहिए और उसके बाद स्टॉप, यू नो, बिकॉज दैट कैन डैमेज योर किडनी. किडनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के लिए बचाने के लिए. आपने डॉक्टर नमक की भी बात कही थी, तो आजकल लोग जैसे वो रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक का कंजप्शन बढ़ा दिया है कि हम जो वाइट सॉल्ट है उसको नहीं खाएंगे, उससे रिप्लेस कर रहे हैं. तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए? जैसे आपने नॉर्मल बताया कि 2 ग्राम है इनफ, तो सेंधा नमक का रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्ट क्योंकि बट उसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है. सो जब हम पोटेशियम बॉडी में बढ़ाते हैं तो सोडियम ऑटोमेटिकली किडनी फिल्टर कर देती है, यही उसका सिर्फ मैकेनिज्म है. पर रॉक सॉल्ट अगर आपने खाया होगा तो उससे ना आपका मन नहीं भरता, आप थोड़ा ज़्यादा डालते हो. तो हम तो रेगुलरली ब्लड टेस्ट करते हैं, तो हम लोगों के पोटेशियम देखते हैं बहुत बढ़े हुए हैं. पोटेशियम इज़ अ रिस्की थिंग टू हैव इन ब्लड. पोटेशियम बढ़ने से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ते हैं. पोटेशियम कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है कि ब्लड में हो. तो लोगों को ये समझाते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी, उसका कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है रॉक सॉल्ट की. सॉल्ट इज सॉल्ट, एक्स्ट्रा नहीं खाना है. सो रिप्लेसिंग इट फ्रॉम रॉक सॉल्ट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया. इट इज़ ऑल्सो फ्लेवर. डॉक्टर ये भी बताइए कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो क्रेज़ कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. लोग आजकल फास्टिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इसका कुछ रिलेशन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में? अगर किसी को थोड़ा वेट कम करना है या बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने घंटे की आप करते हो उस पर मैटर करता है. 12 से 16 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. फास्टिंग वैसे भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में पहले से भी अच्छा माना गया है सेहत के लिए. एक तरीके का डिटॉक्स है. तो आप खाने से थोड़ा दूर रहते हैं तो ब्लड के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग का टाइम मिलता है. और अगर हम पहले ज़माने में जाएँ तो हम तो फूड हंटर्स थे. हम तो सुबह उठते ही अपनी पैंट्री में जाके खाना नहीं खाने लगते थे. तो अगर हम थोड़ा शिकार करके खाते थे तो एक्सरसाइज़ भी हो जाती थी. तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं एंड आपको कोई, जैसे आपको रेगुलर मेडिसिन्स पे नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाई या शुगर की दवाइयाँ, यूजुअली शुगर वाले पेशेंट्स जो हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी शुगर लो या बढ़ सकती है दवाई टाइम पे नहीं खाने से. बाकी जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग. इट्स नॉट अ बैड चॉइस. अच्छा, और बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा खाने से उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? बीपी की ज़्यादा दवाइयाँ, अगर आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया है और आपको नॉर्मल, पहली बात नॉर्मल रेंज में आया तो अपने आप तो कभी बंद नहीं करनी दवाई. आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको बताएगा कि कब बंद करनी है या इन्हीं पे रहना है. अगर आपको उन दवाइयों को खाने से परेशानी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, ऐसा कोई सिम्पटम हो रहा है, तब आपकी दवाई कम की जा सकती है या धीरे-धीरे उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया जा सकता है. अपने आप तो कभी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करनी ही नहीं चाहिए. हमेशा एक बार डॉक्टर की सलाह पर लें। हमेशा. इसीलिए रेगुलर फ़ॉलो-अप्स बने हैं. अगर आपके डॉक्टर ने बोला है 15 दिन बाद दिखाइए, तो 15 दिन बाद दिखाने का कोई मकसद होता है. ओके। अच्छा, फाइनली मेरा एक और डॉक्टर आपसे सवाल होगा, कई लोग गुस्से को ब्लड प्रेशर से रिलेट करके देखने लगते हैं कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि इसका बीपी हाई हो गया है. कुछ है ऐसा, इसका लॉजिक है कुछ? देखो, गुस्सा आने पे हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ते हैं. तो उस समय ब्रेन भी ज़्यादा तेज़ एक्टिव है, एड्रिनल ग्लैंड्स भी ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. तो गुस्सा आने पे डेफ़िनेटली किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. रिवर्स भी ट्रू है. अगर आपका बल्ब, जैसे आपने बोला कि साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप इसलिए चिड़चिड़े हो, आप लड़ते रहते हो सबसे. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ा है, अगर उसी समय बढ़ा है तो उसको हम ब्लड प्रेशर नहीं लेबल करेंगे. अगर आपका परसिस्टेंटली मेजर करने पे बढ़ा हुआ आता है तभी हम मानेंगे कि ब्लड प्रेशर उससे रिलेटेड है.
ओके, फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा डॉक्टर, कि लोगों को प्लीज़ बताइए कि उनकी बॉडी क्या ऐसे साइंस देती है कि अब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहा है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ, इस टाइम के बाद अब हमें जाकर के एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए और हमें सीरियस हो जाना चाहिए खुद को लेकर के। अ, मैंने बताया जैसे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, छाती में भारीपन हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने में साँस फूल रहा है। थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ने पर। बिल्कुल, थोड़ी-सी भी सीढ़ियाँ, कभी-कभी हमारी धड़कन बहुत हमें सुनाई देने लगती है, तेज़, चक्कर आ गया, आँखों में धुंधलापन दिखाई दे रहा है अचानक से। अचानक से, पैरों में सूजन आ गई। तो ये सब कुछ साइन्स हैं जो एक मरीज़ भी देख सकता है कि पहले मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी, अब उसमें कुछ अलग से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब साइन्स हैं। सिम्पटम्स, उसको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, उल्टियाँ आ गई, सर दर्द है, कॉन्स्टेंटली हेडेक की दवाइयाँ खा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब एक तरीका है पता लगाने का कि हमें डॉक्टर के पास जाना जाना चाहिए, अब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहा। ठीक है। और आप इतने मतलब इतने सारे पेशेंट्स को आप ट्रीट करते हैं हर दिन, बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास कुछ ऐसा केस लेकर के आया जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ, कि आपको भी सुन करके लगा कि अरे ये तो मेरे लिए भी शॉकिंग था, या नहीं, कुछ ऐसा मिथ जो लोग पेशेंट्स लेकर के आते हैं? नहीं जनरली जो यंग लोग हैं, उनके मन में बहुत सवाल होते हैं। 30 साल की उम्र में हम क्यों खाएँ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ? सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, वो आके बहुत परेशान होते हैं ओपीडी में कि छोड़ देते हैं खानी दवाई, फिर थोड़े दिन बाद आते हैं। तो बेसिकली कोई एक टिपिकल केस नहीं है कि वो आया हो, बहुत परेशान हो। बट हाँ, कई बार आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। कोई यंग पेशेंट आया तो सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन जो है, जो मिस होता है यूजुअली, जिसमें एक तो नॉर्मल प्रक्रिया से हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है। दूसरा सेकेंडरी कॉजेज़, जिसमें हमारे किडनी में पथरी हो सकती है, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम दवाइयाँ जैसे मैंने बताया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हो सकती है यंग फीमेल्स जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओके। साथ में हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके ट्यूमर्स होते हैं। तो अगर वो ट्यूमर आपने मिस कर दिया और पेशेंट को ब्लड प्रेशर हुआ जा रहा है, तो वो तो उसके लिए जानलेवा है, उसको एक ट्यूमर पड़ा है जिसका आप मिस करें। तो यंग लोगों में प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रक्रिया का बीपी, यंग लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ पहले देखने चाहिए, क्योंकि कई बार हम पूरे स्कैन्स नहीं करते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक एड्रिनल ग्लैंड का पेशेंट आया था जिसको ट्यूमर था, तो अगर उसके हमने अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पेट का नहीं किया होता तो वो मिस हो जाता। तो क्योरेबल कॉजेज़ पता करके हम वो चीज़ हटा सकते हैं, तो फिर उसको ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और क्या एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती? ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लें और टाइमली दवाइयाँ खाएँ, तो हम दवाइयाँ कम करके यंग लोगों में ट्रायल दे सकते हैं। पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस लेवल पे डायग्नोज़ हुआ है कि हम सारी दवाइयाँ बंद कर दें। मतलब उसको हम कंट्रोल कर यस, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसको पर पूरी हमें तरीके ये से नहीं ठीक पता करना। कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, हुँ। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी आम डायग्नोज़ हो जाती है फीमेल्स को। क्योंकि या तो उनके माता-पिता को ब्लड प्रेशर था या उन्हें फ्यूचर में ब्लड प्रेशर होने वाला है, तो वो प्रेगनेंसी में पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो कई बार ऐसे मरीज़ों के वो कहते हैं अब तो हमारी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, क्या ये ठीक नहीं होगा? नहीं हो पाता, कई बार नहीं ठीक हो पाता क्योंकि आपको फ्यूचर में भी आने वाली थी, तो वो पहले ही आ गई, वक़्त से पहले आ गई। मतलब हम लोग इसको बस कंट्रोल ही कर सकते हैं अगर हो गया हाँ, तो। हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्लड प्रेशर को पूरा फिनिश कर देंगे। अगर वो आ गया है, तो हमें उसका ध्यान हमेशा देना पड़ेगा। उसके लिए जो इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल हाँ, भी। जो उसके लिए आपने बहुत सारे हाँ, लाइफ़स्टाइल प्रिवेंशंस इग्नोर, और हाँ, मेजर्स बिल्कुल। बताए, उसका इग्नोर ध्यान रखें। इग्नोर नहीं करना ब्लड प्रेशर को बिल्कुल। इग्नोर नहीं करना उसके सिम्पटम्स को, और ना हो उसके लिए अभी से ही हमें अभी अपनी से ही बॉडी को तैयारी लेकर करनी के चाहिए। तैयारी कर लेना यस। चाहिए, बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैम हमने ब्लड प्रेशर के बारे में आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी चीज़ें मिथ्स जो कई बार लोगों को मन में ऐसा लगता है कि, और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे हम अपने लाइफ़स्टाइल में ज़रूरी बदलाव ला करके बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं, उसके बारे में जाना। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को भी दी है। आई होप आपको भी इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा आपने मौका दिया। बहुत सारी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, कई बार पूछ नहीं पाते, भूल जाते हैं डॉक्टर से मिलने के बाद। तो आई होप आई वाज़ एबल टू हेल्प देम। बिल्कुल, तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों के मन में भी जितने सवाल होंगे बीपी से रिलेटेड, आई थिंक
उन सभी सवालों का जवाब उन्हें मिल गया होगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म थैंक पर। यू सो मच। और ऑडियंस, इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।